एंड हमने बेसिकली डिस्कस किया है बिजनेस एनवायरनमेंट के ऊपर, कुछ चीज़ों को कवर किया है हमने कि बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या कंसेप्ट है, कौन-कौन से फैक्टर्स होते हैं जो हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट को इफ़ेक्ट करते हैं, माइक्रो लेवल पर, मैक्रो लेवल पर, राइट? हमने इकोनॉमिक सिस्टम्स के बारे में पढ़ा था कि इकोनॉमिक सिस्टम जैसा होता है किसी भी देश का, वो वहाँ के बिज़नेस के ऊपर इफ़ेक्ट करता ही करता है। और हमने अलग-अलग प्रकार से ये भी देखा था कि कितने सिस्टम होते हैं हमारे इकोनॉमी में। फिर हमने मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी इसके बारे में भी बात किया था कि जो मॉनेटरी पॉलिसी होता है वो कौन बनाता है हमारा आरबीआई, सेंट्रल बैंक और वहीं पर फिस्कल पॉलिसी है वो कौन बनाता है हमारा गवर्नमेंट। तो उनका जो उनकी पॉलिसीज़ होती है दोनों पॉलिसीज़ का आपके बिज़नेस के ऊपर इफ़ेक्ट रहता ही रहता है। ठीक है? अब हम 1-2 चीज़ें और करेंगे कवर, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखो, आपने सुना होगा शायद कई बारी इफ़ेक्टिव रेवेन्यू डेफ़िसिट की बात होती है। अब ये क्या है? देखो, 11-12 के बजट के थ्रू ही इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, 2011-12 के बजट के थ्रू। कई बारी आपको पता है इकोनॉमी में गवर्नमेंट के पास इनकम आता है, रेवेन्यू आता है, जो हम टैक्स पे करते हैं, गवर्नमेंट के लिए एक प्रकार से रेवेन्यू होता है, वो कलेक्ट करती है हमसे। और वही पैसा वो क्या करती है, अलग-अलग जगहों पर एज़ अ एक्सपेंडिचर लगाती भी है। अलग-अलग जगहों पर एज़ अ एक्सपेंडिचर लगाती भी है। तो प्रॉपर तरीके से जो डिफरेंस होता है, इसी रेवेन्यू का और बेसिकली एक्सपेंसेस का, एक्सपेंडिचर का वो निकाला जाता है। कई बारी डेफ़िसिट में रहता है कि खर्चा ज़्यादा है और इनकम कम है। कई बारी क्या मोस्ट ऑफ द टाइम काफ़ी बारी ऐसा रहता है, देखने को मिलता है कि भई जो खर्चा है, वो ज़्यादा है और जो रेवेन्यू हुआ है, वो कम है। तो उस चीज़ को बैलेंस करना होता है, उस चीज़ को सँभालना होता है। गवर्नमेंट क्या करती है, अलग-अलग तरीकों से ऐसा करती है। इफ़ेक्टिव रेवेन्यू डेफ़िसिट करती है। बेसिकली वो ये कोशिश करती है कि अगर डिफरेंस हो भी रहा है, तो वो उस चीज़ को कवर कर सके। उस चीज़ को वो कवर कर सके, ठीक है? तो ऐसा भी हमें देखने को मिलता है कि भई प्रॉपर तरीके से जो ये डिफरेंस है, इसका जो भी होगा ऑब्वियसली डेफ़िसिट ही रहता है ये, इसका जो इफ़ेक्ट है आपके बिज़नेस के ऊपर होगा। इसका जो इफ़ेक्ट है आपके बिज़नेस के ऊपर होगा। तो गवर्नमेंट ट्राई करेगी कि इसको कम से कम रखे, जो डेफ़िसिट हो रहा है उसको कम से कम रखे। फिर ऐसा ही एक और फिनोमिना कह सकते हो आप जो हमारी इकोनॉमी में देखने को मिलता है, क्राउडिंग आउट इफेक्ट। आउट इफेक्ट क्या होता है बेसिकली, अगर गवर्नमेंट अपनी बोरोइंग को इंक्रीज करती है क्योंकि उसे एक्सपेंडिचर करने के लिए पैसा चाहिए होता है। अब खर्चा तो करना है, इनकम कम हुई है, खर्चा ज्यादा है, तो सरकार क्या करेगी? उधार लेगी, बोरो करेगी। तो जब वो बोरो करती है कहीं से भी, तो ऑब्वियसली वो रेट पे ही, इंटरेस्ट पे ही बोरो करेगी, उधार लेगी। तो इसका भी कई बारी क्या होता है, इकोनॉमी के ऊपर गलत इफेक्ट होता है, इकोनॉमी की जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है। तो इस वजह से इसको भी प्रॉपर तरीके से क्या करना चाहिए, हमें देखना चाहिए, सरकार को देखना चाहिए कि वो अवॉइड करे। देखो कई बार क्या होता है, बहुत ही ज्यादा भीड़ भड़क्का हो जाता है, क्राउड हो जाता है, किस चीज को लेकर कि भाई खर्चे ज्यादा हो रहे हैं। तो इसीलिए अगर खर्चे ज्यादा होंगे तो सरकार को क्या करना पड़ता है, सरकार को क्या करना पड़ता है बेसिकली, उधार लेना पड़ता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो क्राउडिंग आउट का इफेक्ट क्या होता है कि बेसिकली जब क्या होता है, पब्लिक सेक्टर में स्पेंडिंग ज्यादा हो रही है, खर्चा ज्यादा हो रहा है, यही बोल सकते हो आप। तो इस वजह से सरकार क्या करती है, उधार लेती है, और जब वो उधार लेती है तो वो कोशिश करती है कि वो इस चीज को खत्म कर सके, जो खर्चा ज्यादा हो रहा है, जो खर्चा ज्यादा हो रहा है। ठीक है ये, और इसका एक इफेक्ट होता है कि भाई सरकार को उधार लेना पड़ गया, जिसका मतलब क्या है कि सोसाइटी में डिमांड ज्यादा हो रही है, तभी तो खर्चा ज्यादा बढ़ रहा है। लोग डिमांड करने वाले ज्यादा हैं, इसलिए तो सरकार को खर्चा करना पड़ेगा।
तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि बिज़नेस के ऊपर इम्पैक्ट लेकर आता है, ठीक है? और फिर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ जहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, लेफर कर्व। लेफर कर्व, ये आपका एक प्रकार से आप देख सको, अगर लेफर कर्व के बारे में आपने नहीं सुना कभी, तो याद रखना, लेफर कर्व जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। लेफर कर्व 1974 में दिया गया था और ये किस चीज के बीच में रिलेशनशिप बताता है? टैक्स के रेट के बीच में एंड जो भी टैक्स रेवेन्यू गवर्नमेंट कलेक्ट करती है उसके बीच में। मतलब लेफर कर्व जो होता है आपका, वो गवर्नमेंट का रेवेन्यू एंड टैक्स रेट, उनके बीच में जो रिलेशन है वो बताती है। इस कर्व के थ्रू हमें ये चीज पता लगती है, ठीक है? लेफर कर्व कब आया था? ऑब्वियसली ये लेफर कर्व किसी बंदे ने ही, किसी इकोनॉमिस्ट ने ही दिया होगा, राइट? आर्थर लेफर ने दिया था, ठीक है? 1974 में, 1974 में। और ये क्या बताता है? देखो कर्व है ना, दो चीजों के बीच में ही बताएगा भाई, टैक्स रेट कितना है और गवर्नमेंट जो सरकार जो टैक्स कलेक्ट करती है वो कितना है, उन दोनों में रिलेशन बताता है, उन दोनों में रिलेशन बताता है, ठीक है? समझ में आ रहा है यहाँ तक? एक बारी बता दीजिए। यस मैम मैम। इसका एग्जांपल बता सकते हो लेफर कर्व का? लेफर कर्व का देखो, सरकार क्या यस। करती है? रेवेन्यू कलेक्ट करती है ही नहीं करती है? यस टैक्स के मैम। फॉर्म में करती है। यस। तो टैक्स रेट जितना रखा होगा उसी हिसाब से रेवेन्यू कलेक्ट होगा। यस। अब टैक्स रेट जितना रखा होगा, ठीक है, सोसाइटी में टैक्स रेट होता है ना, स्लैब्स होती है ना टैक्स की, इसके ऊपर 12%, इसके ऊपर 8%, इसके ऊपर 28%, इसके ऊपर 18%। तो जितना टैक्स रेट रखा होगा, देखो जितनी आप सर्विसेज या जितनी आप अच्छी चीजें खरीदते हो उतना ही उसके ऊपर टैक्स रेट बढ़ जाता है। तो अगर टैक्स रेट बढ़ जाता है मतलब वो अपनी जेब से दे रहे हो आप, तो वो रेवेन्यू किसके पास जाएगा? सरकार के पास ही जाएगा। तो जब सरकार के पास ये रेवेन्यू जाएगा, ठीक है, तो ऑब्वियसली उनके पास रेवेन्यू, मतलब इन द सेंस कि उनके पास रेवेन्यू ज्यादा होगा बाद में एक्सपेंडिचर करने के लिए। और तो और इसका बिजनेस से क्या लेना देना है? बिजनेस में इनडायरेक्ट टैक्सेस पे होते हैं ना, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस जो भी जीएसटी वगैरह है आपकी, वो भी तो टैक्स कलेक्ट ही करती है, उसका भी तो टैक्स, स्लैब्स में जीएसटी के ही बता रही हूँ आपको। तो इसका बिजनेस के ऊपर असर तो होगा होगा। इसलिए आप बिजनेस एनवायरनमेंट में ये चीज पढ़ रहे हो कि भाई ऐसा कर्व भी होता है जो क्या करता है, टैक्स रेट। अब जितना ज्यादा रेट हाई होगा उसी हिसाब से रेवेन्यू किसको मिलेगा? ज्यादा सरकार को मिलेगा। और जितना अगर टैक्स रेट कम होगा तो रेवेन्यू उतना ही घटेगा। तो वो तो आप अपने हिसाब से, आप इन द सेंस सरकार अपने हिसाब से क्या करेगी, इकोनॉमी में एक संतुलन बनाने रखने के लिए इस चीज को वो चेंज करती रहेगी, ठीक है? ये चीज आपको ध्यान में रखना है। जैसे अगर आप टैक्स रेट को कम कर दोगे, ठीक है, तो उसका असर होगा इकोनॉमी पे। वैसे ही आप टैक्स रेट को बढ़ा दोगे तो उसका असर होगा इकोनॉमी पे। समझ में आया? यस मैम। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। उसके बाद आपको एक और चीज समझनी है बेसिकली, कि बिजनेस है तो बिजनेस जो होगा आपका उसमें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट भी होगा। बिजनेस में इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट भी होगा। जब इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट होता है बिजनेस में, तो एक पॉलिसी बनाई जाती है सरकार के द्वारा जो इसी चीज को देखती है, सो दैट सारा का सारा जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट है वो प्रॉपर हो जाए, मतलब सही तरीके से हो जाए। तो वो पॉलिसी जो होती है उसको हम बोलते हैं एग्जिम पॉलिसी, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट पॉलिसी, ठीक है? एग्जिम बैंक भी होता है आपका, बता दूं मैं आपको, एग्जिम बैंक भी होता है आपका जो इसी से डील करता है, ठीक है? किससे? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट से। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि भाई ये जो पॉलिसी बनाई जाती है इसका मेन मकसद क्या होता है, कि एक्सपोर्ट को अच्छा इंप्रूव करना। देखो कोशिश तो हर एक देश यही करता है कि उसका एक्सपोर्ट ज्यादा और इंपोर्ट कम हो। इंपोर्ट मतलब बाहर से चीजें मंगवाना और एक्सपोर्ट मतलब बाहर चीजों को बेचना। तो अच्छा जो बेसिकली तरीका होगा वो तो यही कहता है कि एक्सपोर्ट को अपने बढ़ाओ और इंपोर्ट को कम करो। तो जो ये पॉलिसी है वो इसी चीज को क्या करती है, रिव्यू करती है, देखती है और किस तरह से इसको बेहतर बनाया जा सके ताकि हमारी इकोनॉमी में ग्रोथ आ सके।
और एफिशिएंसी बढ़ सके, इसीलिए इसकी पॉलिसी में प्रॉपर तरीके से चेंजेस करते रहते हैं। ओके, 1985 में वीपी सिंह, ठीक है, उस टाइम पर ये पॉलिसी जो है लेकर आए हैं हम। पहले हमने इसको फॉर द पीरियड ऑफ 3 इयर्स, 3 साल के लिए बेसिकली क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था, ताकि इंडिया में उस टाइम में एक्सपोर्ट को क्या किया जाए, बढ़ावा दिया जाए। ट्रेड पॉलिसी है, बिज़नेस से ही जुड़ी हुई है। ट्रेड पॉलिसी है, बिज़नेस से ही जुड़ी हुई है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। एक्सिम बैंक भी आपका इसी तरह से काम करता है। आपको पता है वैसे भी ये 1985 में अगर हमने इसको इंट्रोड्यूस किया भी होगा, लेकिन उसके बाद भी 1991 के बाद जो है मेजर चेंजेस सोसाइटी में, इकोनॉमी में आए हैं। इस वजह से इसमें भी हमने विद टाइम क्या किया है, चेंज लेकर आए। बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि हमारा जो बिज़नेस है, अभी आप इंटरनेशनल बिज़नेस भी पढ़ोगे, तो आपको पता है एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट पे बहुत डिपेंड करता है। तभी हम इंटरनेशनल बिज़नेस का पार्ट माना जाता है हमें, ठीक है? तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब अगर एक्जिम पॉलिसी की बात हो रही है, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट पॉलिसी की बात हो रही है, तो ऑब्वियसली फिर हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी की भी बात करेंगे। इन्वेस्टमेंट भी तो बहुत ज़रूरी है। बाहर से लोग हमारे यहाँ पर आके इन्वेस्ट करें, ये भी तो देखना पड़ेगा। एफडीआई प्रॉपर तरीके से हो, जिस सेक्टर में, जिस एरिया में हम चाहते हैं उस एरिया में हो, ये तो देखना पड़ेगा। जिस सेक्टर में, जिस एरिया में हम चाहते हैं वो भी तो देखना पड़ेगा। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी जो है आपकी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट देखना कि भाई गैप नहीं होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। इसका बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट माना जाता है बिजनेस के ऊपर, बिजनेस के इन्वायरमेंट के ऊपर, क्योंकि अगर इन्वेस्टमेंट अच्छी तरह से होगी तो बिजनेस को ऑब्वियसली इन्वेस्टर्स अपने खोने नहीं पड़ेंगे, दिक्कत नहीं आएगी। और हमारे यहाँ पर कैपिटल फॉर्मेशन भी होगा, हमारे यहाँ पर कैपिटल फॉर्मेशन भी होगा। आपको पता है पैसा जब लगता है तो इकॉनमी में, तो इकॉनमी में उसी चीज को फिर क्या किया जाता है, अच्छा माना जाता है कि भाई इकॉनमी की ग्रोथ होएगी, कैपिटल फॉर्म होगा, ठीक है? तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये तो आप अभी तक जो कर रहे थे, ये सारा का सारा आप इकॉनमी के उसमें कर रहे थे। हमने कल की क्लास में प्रॉपरली, कल या परसों की क्लास में हमने डिस्कस किया था कि भाई जो फैक्टर्स होते हैं जो आपके बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट करते हैं, राइट, वो इकॉनमी के तौर पर भी हो सकते हैं, वो पॉलिटिकल भी हो सकते हैं, वो लीगल भी हो सकते हैं, है ना? तो आपने अभी इकोनॉमिक वाले किए। अब हम पॉलिटिकल इन्वायरमेंट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? पॉलिटिकल इन्वायरमेंट की। देखो हमें पता है कि देश में किस तरह से पॉलिटिकल एनवायरनमेंट होगा, उसका बहुत ही इफेक्ट होता है बिजनेस पर। अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग पॉलिटिक्स खेली जाती है, देखी जाती है। कहीं पर लोकतंत्र है, जैसे हमारे यहाँ पर, कहीं पर राजा वगैरह मुनार्की है, राइट? तो उसका भी प्रॉपर तरीके से इम्पैक्ट माना जाता है बिजनेस पर। तो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि जिस तरह की पॉलिटिकल पार्टी उस देश को रूल कर रही होगी, उसी तरह की तो नीतियां बनेगी, उसी तरह की तो पॉलिसीज बनेगी। तो वो सब चीजें हमें पता होनी चाहिए कि अगर पॉलिसीज जो हम कह रहे हैं कि प्रॉपरली अच्छे से बननी चाहिए, तो भाई जैसी सरकार होगी वैसी ही बनेगी ना, जैसी संसद होएगी, जैसे प्रॉपर तरीके से डिसाइड किया जाएगा। तो अगर पॉलिटिकल वाइज चीजें ठीक नहीं है तो उसका गलत इम्पैक्ट होगा। वहीं पर क्या होगा, जो बिजनेस है वो अपनी अच्छी तरह से परफॉर्मेंस नहीं कर पाएगा। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है, ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है? पॉलिटिकल फैक्टर्स क्या होते हैं बेसिकली, कि किस तरह से टैक्सेस का, अब आपने ऊपर पढ़ा कि भाई टैक्स को लेकर पॉलिसीज अच्छी बननी चाहिए, लेकिन टैक्स किस हिसाब से किस रेट में होगा ये तो वहां की सरकार ही डिसाइड करेगी।
कानून भी वही डिसाइड करेगी। किसको कितनी परमिशन देनी है, लाइसेंस देना है, वो भी ऑब्वियसली सरकार ही डिसाइड करती है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। फीस वगैरह किस तरह से कितनी चार्ज करनी है, ये भी सरकार ही देखती है। हर एक चीज तो सरकार ही देखेगी। हर एक चीज तो सरकार ही देखेगी। तो पॉलिटिकल फैक्टर्स में ही ये सब चीजें आएगी। करेंसी को लेकर जितनी भी दिक्कतें हैं वो भी सरकार। अच्छा ठीक है कि सेंट्रल बैंक भी बहुत मेजर रोल प्ले करता है, लेकिन सेंट्रल बैंक को भी तो कौन चलाता है? सरकार ही चलाती है ना। सेंट्रल बैंक को भी कौन चलाता है? सरकार ही चलाती है। तो वो सब चीजें हमें ध्यान में रखना है कि भाई पॉलिटिकल वाइज भी प्रॉपर तरीके से चीजों का जो भी होगा उसका इम्पैक्ट होगा बिजनेस पर। कर तो हम बिजनेस एनवायरनमेंट ही रहे हैं कि उसके ऊपर किन किन चीजों का कैसे कैसे इम्पैक्ट हो। तो अच्छा बेहतर इम्पैक्ट हो उसके लिए हमेशा कोशिश की जाती है। हमेशा कोशिश की जाती है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? एक बारी बता दीजिए। यस मैम। उसके बाद सरकार का रोल होता है, गवर्नमेंट का रोल होता है बिजनेस में। वही मैं बता रही हूँ आपको। गवर्नमेंट का रोल होता है बिजनेस में, रेगुलेट करने का रोल, कि मार्केट किस प्रकार की होएगी, ठीक है, उसको देखना। स्मॉल, छोटी जो इंडस्ट्रीज होती हैं, जो आपके न्यू एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, जो नए नए बिजनेस में आते हैं, उनको किस तरह से बेहतर डेवलप करना। जो वीकर सेक्शन होते हैं हमारी सोसाइटी के, जिनको वेलफेयर की ज़रूरत होती है, सुधार की ज़रूरत होती है, जिनका ध्यान रखना पड़ता है, वर्कर्स वगैरह जो होते हैं हमारे, उनको लेकर भी बेसिकली प्रॉपरली देखा जाता है कि क्या हो, प्रॉपर तरीके से उनके लिए भी अच्छा सोचा जाए। देखो, आप देखते हो कि वर्कर्स के लिए काफ़ी लॉज़ बनाए जाते हैं। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट होता है आपका, प्रॉपर तरीके से, ठीक है? डिस्ट्रीब्यूशन एक मैकेनिज़्म होता है आपका। इतने सारे हमने एक्ट बनाए हैं। पहले एमआरटीपी एक्ट था, जो क्या कहता था कि भई ट्रेड प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, अच्छे से होना चाहिए। राइट, व्यापार जो है अच्छे से होना चाहिए, ओपन होना चाहिए, वहां पर कोई भी बहुमत या मोनोपोली नहीं होनी चाहिए। 1969 में हमने ये चीज सोची थी और उसको लागू भी किया था। लेकिन फिर कुछ चेंजेस हमने देखा कि उसमें होने चाहिए विद टाइम। काफी टेक्नोलॉजी बढ़ गई, चेंज हो गई, इसीलिए हमने कंपटीशन कमीशन एक्ट लेकर आए फिर हम 2002 में, जो 2003 में स्टैब्लिश किया गया। ये भी हमने देखा कि हम चेंज कर देते हैं। अगर पुराने हमें लॉज लगते हैं, पुराने हमें ऐसा लगता है कि भाई ये तो पुराने हो गए हैं, अब इतना चेंज आ गया है, अब इतना चेंज आ गया है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम भी नए लॉज लेकर आए, है ना? तो वही देखा जाता है, वही देखा जाता है। फिर एक और, देखो आपका बिजनेस ऑब्वियसली एक जगह तक तो नहीं रहता, फॉरेन तक जाता है। फॉरेन में आपको देखना पड़ता है कि चीजें प्रॉपर तरीके से रेगुलेट हों। तो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973 का, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973 का, राइट? तो वो चीज आपको ध्यान में रखनी है। लेकिन ये भी पुराना हो गया था, इसीलिए हमने फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, इसका थोड़ा नाम चेंज किया और थोड़ा सा इसमें चेंजेस लेकर आए। 1999 का फीमा, पहले फेरा होता था, अब फीमा लेकर आए। तो मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको ये समझ में आए कि समय के साथ साथ हमने बेसिकली, सरकार ने लॉ या कानून जो भी है उनमें भी चेंजेस किए हैं। सबसे मेजर चेंज तो हमें देखने को मिलता ही है, 1991 में भी किया हमने। अपनी इकॉनमी को हमने क्या किया? ओपन कर दिया। अपनी इकॉनमी को हमने क्या किया? ओपन कर दिया। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए कि भाई चेंजेस जो है सरकार करती है, अपनी पॉलिसीज वो चेंज करती रहती है।
अपने जो लॉज हैं इसी व्यापार ट्रेड को लेकर, कॉमर्स को लेकर, इंडस्ट्री को लेकर वो चेंज करती रहती है। पार्लियामेंट ही करेगी लॉ बनाना, मतलब पार्लियामेंट संसद का ही काम है, होगा तो उसी के थ्रू, लेकिन किया जाता है। ठीक है, किया जाता है। उसके बाद आप भी देखते हो कि काफी लोग अपना नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं, अपनी इंडस्ट्री स्टार्ट करते हैं, कुछ चेंजेस लेकर आते हैं, नई इनोवेशन लेकर आते हैं। हर उस पर्सन को जो ऐसा करता है, हर वो व्यक्ति जो ऐसा करता है, उसको एंटरप्रेन्योर माना जाता है। मतलब वो इंसान जो क्या करता है, सारे फैक्टर्स को, प्रोडक्शन में पढ़ा था ना, सारे फैक्टर्स को बेसिकली एंटरप्रेन्योर ही क्या करता है, लैंड हो गया, ठीक है, जमीन, लेबर हो गया, वर्कर्स, कैपिटल हो गया, पैसा, इस सब को बेसिकली वो ही हैंडल करता है, राइट। तो वो सब चीजें प्रॉपर तरीके से हो, वो सब चीजें प्रॉपर तरीके से हो, ये देखी जाती है। ये सॉरी, ये देखी जाती है, ठीक है। तो एंटरप्रेन्योर का, उस बंदे का जो भी होगा, पर्सन होगा, उसका क्या रोल है, वो कितनी पॉलिसीज को फॉलो कर रहा है, कितने एक्ट्स को फॉलो कर रहा है, नॉट सो इम्पोर्टेंट, बस आपको पता होना चाहिए। क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि भाई हम इसमें भी चेंजेस लेकर आते हैं, हम इंडस्ट्री पॉलिसी में भी चेंजेस लेकर आते हैं, सरकार इसमें भी टाइम टू टाइम चेंजेस लेकर आई है। वर्कर्स के बारे में सोचना, राइट, उनको प्रॉपर तरीके से एक ऐसी सहूलियत के तौर पर ऐसा वातावरण देना जहां पर वो खुशी खुशी काम कर सके, मैन्युफैक्चरिंग में उनको बेसिकली लगाना, उनकी सेफ्टी का, उनकी सुरक्षा का ध्यान रखना, ये सारा विद टाइम हम इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है उसमें ही देखने को हमें मिलता है। क्यों? क्योंकि वो तो हमें पता है कि हमारी जो बेसिकली सेक्टर्स हैं, पब्लिक सेक्टर, ऑब्वियसली सरकार पहले तो उसी के ऊपर देखती है, ध्यान देती है, फिर प्राइवेट सेक्टर पे आती है कि ये सब चीजें प्रॉपर तरीके से हो, ये सब चीजें प्रॉपर तरीके से हो, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरर, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग कैसी है, मैन्युफैक्चरर मतलब चीज़ों को प्रोडक्शन के तौर पर कौन देख रहा है, कैसे देख रहा है, कौन सी टेक्नोलॉजी फॉलो हो रही है, ये सब चीज़ें, ये सब चीज़ें हमें ध्यान में रखनी, ठीक है। ओके, समझ में आ रहा है ना यहाँ तक? देखो ये सारी चीज़ें जो आप कर रहे हो, ये आप किस उसमें कर रहे हो कि भाई जो बिजनेस है हमारा, ठीक है, उसका जो एनवायरनमेंट है, उसके ऊपर इन सब चीजों का क्या होगा, इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। सरकार जो भी करेगी उसका इफेक्ट तो पड़ेगा ही पड़ेगा। क्योंकि सरकार क्या करती है, हर एक चीज को देखती है। जैसे प्रमोशनल रोल भी सरकार क्या करती है, देखती है, इनकरेज करती है अलग अलग सेक्टर्स को, इनकरेज करती है अलग अलग प्रोडक्टिव एरियाज को। वेल्थ और डिस्ट्रीब्यूशन, वेल्थ मतलब पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन, इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से हो। ऐसा ना हो अमीर अमीर बनते रहें, गरीब गरीब रहें, ऐसा ना हो। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर तरीके से हो, पैसा प्रॉपरली लगे, वो सब चीजें, वो सब चीजें देखी जाती हैं, वो सब चीजें देखी जाती है। एक रोल प्ले करता है सरकार, प्रमोशनल रोल। कौन सा रोल? प्रमोशनल रोल सरकार प्ले करती है, ठीक है। तो ये सब चीजें भी हमें देखने को मिलती है, काफी आराम से, इजी चीजें, ज्यादा है नहीं। मैं सिर्फ रोल बता रही हूँ कि कौन कौन से रोल फॉलो किए जाते हैं। कि प्रमोशनल रोल फॉलो किया जाता है, चीजों को प्रमोट करना है, ठीक है। उसके बाद ऑब्वियसली आगे देख सकते हो आप, प्लानिंग का रोल फॉलो किया जाता है कि प्लानिंग प्रॉपर हो। उससे पहले भी हमने देखा कि प्रॉपर तरीके से ये जो रोल है ये कौन फॉलो करता है, हमारी सरकार फॉलो करती है। कौन फॉलो करता है? हमारी सरकार फॉलो करती है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। प्लानिंग तो हम समझते ही हैं कि जो गवर्नमेंट है वो सेट करेगी, कि स्ट्रेटजीज बनाएगी, किस हिसाब से कौन सी चीज कब होनी चाहिए, किस हिसाब से कौन सी चीज कब होनी चाहिए, माइक्रो एंड मैक्रो लेवल पर, माइक्रो एंड मैक्रो लेवल पर। तो ये चीज देखी जाती है, ये चीज
देखी जाती है। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? यस मैम। अब नेक्स्ट एनवायरनमेंट है आपका लीगल, इकोनॉमिक हो गया आपका, ठीक है, पॉलिटिकल हो गया आपका। अब नेक्स्ट है आपका लीगल। अब लीगल मतलब लॉ, और आप लीगल एस्पेक्ट ऑलरेडी कर ही चुके हो। आप उन चीजों को पढ़ चुके हो कि कौन कौन से आपके लॉज हमें देखने को मिलते हैं जब बिजनेस की बात होती है ना? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स वाला एक्ट, सोगा, पार्टनरशिप, नेगोशिएबल। और बिजनेस में अगर कोई भी विवाद हो, कोई भी डिस्प्यूट हो, तो जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं ना, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं ना, वो कोशिश करते हैं कि वो कोर्ट ना जाए। कोर्ट में जाएंगे तो थोड़ा सा टाइम वेस्ट होगा, तो इसीलिए वो कोशिश करते हैं कि इस चीज की, कि वो कोर्ट ना जाते हुए बाहर ही समझौता कर लें आपस में। एक बंदे को एज अ आर्बिट्रेटर नियुक्त करें। आर्बिट्रेटर मतलब ऐसा व्यक्ति जिसका क्या काम होता है, होता जज ही है वो भी, लेकिन उसका क्या काम होता है, कोर्ट के बाहर इन दोनों में सुलह करवाना, ये देखना किसकी गलती थी किसकी नहीं थी, और जिसकी भी थी फिर उसको बोलना कि आप इतना इसको पेमेंट करो। इन शॉर्ट, आर्बिट्रेशन का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ होता है जो देखने को मिलता है, जो देखने को मिलता है। ठीक है, ऑब्वियसली फिर कॉर्पोरेट कंपनी एक्ट, इंडस्ट्रियल एक्ट, इन्वायरमेंट से जुड़े हुए लॉज भी आप देखते हो। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली वो तो प्रदूषित नहीं कर सकते हम, हमें अगर बिजनेस करना है। वर्कर से जुड़े हुए लॉ भी देखते हो आप, लेबर लॉ, इंडस्ट्रियल एक्ट, उनको बोनस मिले, उनको सैलरी मिले, मतलब वेजेस मिले, ठीक है, उनको कुछ चोट वगैरह लगे तो उनको कंपनसेशन मिले। इंडस्ट्री में भी वर्कर्स के बीच में भी डिस्प्यूट हो जाता है, लड़ाई हो जाती है, तो उसको देखने के लिए ट्रेड यूनियन होती है आपकी, उनके लिए, हर एक चीज के लिए, एम्प्लॉयज के लिए, हर एक उसके लिए लेबर के उसमें भी क्या होता है, लॉ है। इसके अलावा और भी लॉ होते हैं, जैसे आप कर ही चुके हो बेसिकली, कि भाई ट्रेडमार्क मतलब बेसिकली होता है हमारा, राइट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट का एक फंड होता है, इंश्योरेंस से जुड़े हुए होते हैं, बैंकिंग से जुड़े हुए होते हैं, तो वो सारे के सारे भी लॉज होते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो लॉज हैं आपके, वो आपके लीगल उसमें आते हैं, जो आपको करने पड़ते हैं कवर। सिंपल सी बात है ना, जिस एरिया में आपका बिजनेस है, जिस एरिया में आपका बिजनेस है, उस एरिया में किस प्रकार का लॉ चल रहा है, कैसा लॉ चल रहा है। अब बॉर्डर एरिया पे अलग प्रकार के लॉज होते हैं, है ना, वहां पर क्योंकि ये भी देखना पड़ता है कि हर एक चीज कंट्रोल में रहे। तो वो सारी की सारी चीजें जो हैं हमें देखने को मिलती है कि भाई बिजनेस के ऊपर इसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा। अब मैंने फीमा के बारे में आपसे बात की थी, राइट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। इससे पहले आपका फीरा होता था 1973 का। देखो वैसे तो फीमा 1947 में भी इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक है, अब ध्यान से सुनना। उसमें बेसिकली लेटर ऑन 1973 में फीरा ने इसको रिप्लेस कर दिया। है दोनों एक ही, नाम ही चेंज करते रहे हैं बस। लेकिन फिर क्या हुआ, देखो ध्यान से सुनो। एक मैनेजमेंट की बात करता है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, एक रेगुलेशन की बात करता है, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन। बात तो एक ही हो गई, बस ये है कि जो मैनेजमेंट है वो थोड़ा सा वास्ट हो जाता है। तो पहले 1947 में तो हम मैनेजमेंट वाला एक्ट ही फॉलो कर रहे थे, बीच में हमने रेगुलेशन वाला एक्ट को देख लिया, फिर हमें पता लगा कि नहीं, फीमा जो था वही ठीक था। तो 1991 के बाद जब टेक्नोलॉजी वगैरह 2000 में आई, उसके बाद हम फीमा को फिर वापस ले आए। तो ये चेंजेस करती रही सरकार। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट आज के टाइम पर तो यही चल रहा है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, कि भाई बाहर से जितने भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, जो भी होता है, उसका मैनेजमेंट भी तो करना पड़ता है। आरबीआई ही करता है, वही देखता है, उसमें कोई डाउट नहीं है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन आपको ये देखना तो पड़ेगा, आपको ये देखना तो पड़ेगा। तो प्रॉपर तरीके से फीमा जो है वो जो भी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि यहाँ पर ये चीज इतनी ही हो सकती है, उसके बारे में बात करता है। जिस हिसाब से यू you नो आप देख रहे हो ट्रिब्यूनल्स वगैरह बनाए जाते हैं,
इन्फोर्समेंट की डायरेक्टोरेट जो एक बहुत बड़ा ऑफिस है जो घपलों की बात करता है कि इसके पास इतना पैसा कहाँ से आया, इतनी प्रॉपर्टी कहाँ से आई बिजनेस के थ्रू, उस चीज के ऊपर वो जवाब मांग सकते हैं। जितने भी घपले होते हैं, ठीक है, वो यहाँ पे इस डिपार्टमेंट के पास जाते हैं। फीमा के द्वारा ही इसको देखा जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। फीमा बेसिकली का जो हेडक्वार्टर है वही इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट उसी को बोला जाता है। न्यू दिल्ली में है, डायरेक्टर उसका रहता है, बाकी 5 जगह इसके रीजनल ऑफिसेस हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, जलंधर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। पेरा हो या फीमा हो, अप्रूवल दोनों का आरबीआई करती है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। अब ये चीज आप यहाँ पर क्यों पढ़ रहे हो, बिकॉज आप खुद सोचो कि इसका जो इम्पैक्ट है वो बिजनेस के ऊपर तो होगा, इसका जो इम्पैक्ट है वो बिजनेस के ऊपर तो होगा, ये तो हमें देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कि भाई जो भी आपका फीरा या फीमा कुछ भी है, इसका जो इम्पैक्ट है वो बिजनेस के ऊपर होगा। ठीक है, और वही चीज तो हम कर रहे हैं कि बिजनेस का जो एनवायरनमेंट है उसके ऊपर किन किन चीजों का फैक्टर रहता है और कैसा रहता है। ठीक है, किस प्रकार से रहता है। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ, एक बार बता दीजिए। यस यस। मैम। ठीक है, अब आपने लीगल फैक्टर्स भी कवर किए। इसके बाद जो फैक्टर्स आप कवर करते हो वो है सोसाइटी से जुड़े हुए कल्चरल फैक्टर, सोशो कल्चरल फैक्टर जिसको बोलते हैं। सोसाइटी किस प्रकार की है, कैसे वो आपके प्रोडक्ट को देख रही है, आपके बिजनेस को देख रही है, उसका भी आपके बिजनेस के ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ता है। फैमिली कैसी है, जिस एरिया में आपका बिजनेस है, फैमिलीज कैसी हैं, सोसाइटी कैसी है, लोग कैसे हैं, स्कूल्स, पढ़ाई लिखाई किस प्रकार से है वहां पर, वो सब चीजें, लोगों का सोचने का तरीका कैसा है। तो वो सारी की सारी, क्योंकि आपको पता है हर एक एरिया की अपनी कुछ आदतें होती हैं, अपने कुछ मान्यताएं होती हैं, अपनी कुछ भाषा होती है। तो इस वजह से हर एक एरिया का जो कल्चर होता है वो बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट करता ही करता है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट करता ही करता है। ठीक है, जैसे इंस्टीट्यूशन शो मतलब फैमिली, इकोनॉमी, एजुकेशन, स्टेट। अब स्टेट मतलब ऑब्वियसली उस एरिया की लोकल सरकार कैसी है, ये भी तो मायने रखेगा। सरपंच कैसा है, ठीक है, सरपंच कैसा है, होता है ना। तो वो सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है, वो सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, कि भाई सोसाइटी का भी बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट, सोशल सिस्टम कैसा है, वही सोचने का तरीका, बिलीफ, नॉलेज, क्या स्टेटस है वहाँ की लोगों का, क्या सेंटिमेंट्स हैं, क्या उनको चाहिए लाइफ से, तो वो सब चीजें, सोशल वैल्यूज, उनके एटीट्यूड। काफी लोग होते हैं जो अपना लाइफस्टाइल चेंज नहीं करते। आप हर एक प्रोडक्ट हर एक एरिया में नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर सकते, लोग ऑफेंड हो जाते हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि उनके रिलीजन के ऊपर बात आ रही है, उनके कल्चर के ऊपर बात आ रही है। तो वो सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है, वो सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, सोशल वैल्यूज, एटीट्यूड, है ना, सोशल वैल्यूज, एटीट्यूड, वो सब चीजें आपकी देखी जाती है। और आपको पता है लोगों का काम करने का तरीका, रहन सहन। बात देखो एक ही है कि सोसाइटी है तो सोसाइटी, समाज जो है वो लोगों से ही बनता है। और हर एक प्रकार की सोसाइटी का अलग अलग सोचने का तरीका, एटीट्यूड होता है, मान्यताएं अलग होती हैं, पूजा पाठ करना, ठीक है, वो सब चीजें। तो आप वहां पर अपने जो प्रोडक्ट है उसको थोप तो नहीं सकते, आप ट्राई कर सकते हो। कई बार अच्छा इफेक्ट भी होता है, कई बार अच्छा इफेक्ट भी होता है, ऐसा नहीं है कि हमेशा बुरा ही इफेक्ट होता है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये तो कुछ भी नहीं है, बस आपको ऑलरेडी पता है कि सोसाइटी, जो समाज है हमारा, उसका भी हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट के ऊपर इफेक्ट होता है। ठीक है, इफेक्ट होता है।
अब लास्ट चीज जो आपको यहाँ पर बिजनेस एनवायरनमेंट में करनी है, वो है आपकी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो भाई, आप बिजनेस हो, आप बिजनेस चला रहे हो, विच मीन्स कि आप प्रॉफिट अर्न करने के ऑब्जेक्टिव से बिजनेस चला रहे हो, और उसमें कुछ गलत भी नहीं है, उसमें कुछ गलत भी नहीं है। पर आप बिजनेस सोसाइटी में चला रहे हो, तो आपकी सोसाइटी के प्रति भी कुछ जिम्मेदारी बनती है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो फिर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपकी समाज के प्रति, सोसाइटी के प्रति बनती है, उसको ही कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बोला जाता है। उसको ही कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बोला जाता है। बड़े-बड़े जितने भी बिज़नेसेस होते हैं, वो बेसिकली अपने प्रॉफ़िट का कुछ परसेंटेज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पर देते हैं, ताकि वो सोसाइटी को हेल्प कर सके। ठीक है? प्रॉपर तरीके से आप बीइंग अ बिज़नेस आपका ज़िम्मेदारी बनता है। यूनाइटेड नेशंस ने भी ये चीज़ बोली। ठीक है? ये जो आइडिया आप देखते हो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का, ये पुराना तो नहीं है ज़्यादा, 1953 में ही आया था, और हमारी कंट्री में बेसिकली 1976 में ऐड ऑन भी हमने किया अपने संविधान में भी एक शब्द सोशलिस्ट। अब सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है? समाज के हित के लिए सोचना, समाज के वेलफेयर के लिए सोचना। तो फिर बिजनेस की भी तो जिम्मेदारी होगी कि वो भी समाज के लिए सोचे। अपने बिजनेस में वो अगर प्रॉफिट अर्न कर रहा है, बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रहा है, तो उसका कुछ पोर्शन वो समाज को भी दे, सोसाइटी की तरफ वो क्या करे, उस चीज को प्रमोट करे। तो वो सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। हर एक बिजनेस नहीं करता, ये भी चीज समझ लो। हर एक बिजनेस कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं करता। वो बिजनेस जिसका 500 करोड़ से ज्यादा का बेसिकली नेटवर्थ है, टर्नओवर है, प्रॉफिट है, उस हिसाब से होता है ये। ठीक है? छोटे छोटे बिजनेस की बात नहीं हो रही है, बड़े बड़े बिजनेसेस की बात हो रही है। ठीक है? तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर हुआ यहाँ तक? एक बार बता दीजिए। यस मैम। चलो, यस मैम। इंडिया में अगर हम देखें तो हमारे यहाँ पर तो चलो वैसे ये कंसेप्ट 1953 में आया लोगों तक, लेकिन हमारे यहाँ पर तो ये पहले भी प्रमोट हम करते ही थे। 1850 से 1914 तक भी हमने चीजों को देखा है। गोदरेज, बजाज, टाटा, ये तो पुरानी इंडस्ट्रीज ही है ना, आज की थोड़ी ना है। तो ये तो तब के फॉर्म में भी सोसाइटी के लिए सोचती थी। 1914 से अगर 1960 की बात करें तो महात्मा गांधी ने काफी चीजें की हैं। रिसर्च करना, ट्रेनिंग करना, रूरल डेवलपमेंट। वो कहते थे कि हर एक चीज गांव से शुरू होनी चाहिए, वहां पर होनी चाहिए, मिलनी चाहिए। इनफैक्ट वुमेन, औरत को भी एम्पावरमेंट, एजुकेशन मिलनी चाहिए, बिजनेस वो भी चला सके। 1960 से लेकर 1990, ऑब्वियसली ये भी एक पब्लिक सेक्टर का दौर रहा है, राइट? हमें देखने को मिला है। यहाँ पर भी हम प्रॉपर तरीके से देखते हैं कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस, लेबर, वो सब चीजें हमें सुनने को, देखने को मिलती है। और 1990 के बाद तो पूरा का पूरा हमारा इकॉनमी ही चेंज हो गया। 1991 के बाद एलपीजी रिफॉर्म्स आ गए। उसके बाद चीजें बहुत ही बड़े स्केल पर देखनी शुरू हो गई। और सीएसआर को भी हम प्रॉपर तरीके से और अच्छा बेहतर लोगों को समझाने के हित के लिए, लोगों को बताने के लिए भी हम रेडी थे, प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर तरीके से। तो ये हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ये नया कोई कंसेप्ट है, पुराने टाइम से ही चलता आ रहा है। ठीक है? ज्यादा भी पुराने टाइम से नहीं, लेकिन फिर भी हमें देखने को मिलता है कि कोई भी कंपनी होती है, वो सोसाइटी के हित के लिए भी सोचती है। कोई भी बिजनेस होता है, वो सोसाइटी के हित के लिए भी सोचता है। ठीक है? लेकिन मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, हर एक इंडस्ट्री, हर एक बिजनेस के लिए नहीं, बड़े बड़े बिजनेसेस की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है? यहाँ पर स्मॉल स्केल बिजनेसेस की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर बड़े बड़े जो बिजनेसेस होते हैं, उनकी बात हो रही है।
ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हो रही है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हो रही है कि वो इतना अगर बेसिकली प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, ठीक है, अगर वो इतना प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए। ठीक है, 2013 जो कंपनीज एक्ट है वहां पर लिखा हुआ है कि बेसिकली वो कंपनी जिसका नेट वर्थ क्या है 500 करोड़ 500 करोड़ से ज्यादा है, टर्नओवर क्या है 1000 करोड़ से ज्यादा है, वो ही बेसिकली अपना जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या करेंगी बेसिकली सोसाइटी की तरफ देंगी। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, अपना 2% वो देंगी। ठीक है, कितना देंगी? 2% देंगी। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुनना, हर एक बिजनेस को नहीं देना, वो कंपनीज जिनका नेट वर्थ 500 करोड़ से ज्यादा है, या वो कंपनी जो 1000 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर सेल कर रही है, या वो कंपनी जो 5 करोड़ से ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रही है पिछले इमीडिएटली अपने पिछले फाइनेंशियल ईयर में, वो अपनी बेसिकली जो प्रॉफिट है उसका 2% CSR को देगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि भाई हर एक कंपनी की बात नहीं हो रही है, हर एक बिजनेस की बात नहीं हो रही है जिसका प्रॉफिट 5 करोड़ से ज्यादा है, टर्नओवर 1000 करोड़ से ज्यादा है, पूरा नेटवर्थ होता है जितने का पूरा वो बिजनेस है वो 500 करोड़ से ज्यादा है, तो वही कंपनीज की बात हो रही है, उन्हीं कंपनीज की बात हो रही है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? यस मैम। ओके, कि आपको हर एक कंपनी का हम बात, हर एक बिजनेस की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम बेसिकली किस बारे में बात कर रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ उन कंपनीज की बात कर रहे हैं जिनका प्रॉफिट 5 करोड़ से ज्यादा, नेट वर्थ 500 करोड़ से ज्यादा, और सेल्स जो टर्नओवर है 1000 करोड़ से ज्यादा, और 2% है देना उनको, ज्यादा भी नहीं, 2%। ठीक है, तो CSR भी आपका बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट तो लेकर आएगा ही, CSR भी आपका बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट तो लेकर आएगा ही, वो भी हमें देखने को सुनने को आसपास अपने मिलता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। मैम प्रॉफिट का 2% देगी ना CSR को? हाँ हाँ, ठीक है, यस समझ मैम। में आया? यस मैम। समझ में आया ये चीज? चलो, आप यहाँ तक पढ़ना, ना समझ आए तो कुछ पूछ लेना। फिर अब हम नेक्स्ट अपना बिजनेस एनवायरनमेंट हमने फिनिश किया है, नेक्स्ट हम अपना स्टार्ट करेंगे इंटरनेशनल बिजनेस, IB के बारे में हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में। ओके, ठीक है, डन। यस मैम। यस मैम। मैम PGT की भी आगे भी करनी थी।